Good morning, children. Today we'll study class 7, History, Chapter 2, New King and Kingdoms. अब हम न्यू किंग और किंगडम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने किस तरीके से हिस्टोरियंस ने किस तरीके से पीरियड्स को डिवाइड किया, वहाँ क्या ओल्ड और न्यू रिलीजन्स थी, वो सब हमने फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब हम देखने जा रहे हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। Many new dynasties emerged after the 7th century. 7th century के बाद बहुत सारी डायनेस्टीज़ मीन्स आप बोल सकते हैं जो राजा लोग रहते थे ना। एक डायनेस्टीज़ मतलब होता था जैसे एक ही परिवार के लोग हैं जो वो राज करा करते थे। जैसे मुगल्स को आप ले लीजिए तो बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहाँ, फिर जहांगीर, इस तरीके से वो पूरी उनकी डायनेस्टी थी ना, वो रूल एक के बाद रूल करते थे। तो 7th सेंचुरी में यहाँ पर ये कुछ डायनेस्टीज़ दिया हुआ है। देखिए जैसे कि ये आपको मैप पॉइंटिंग में आ सकते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। एक चमानस का है, जैसे इसको चौहानस भी बोला जाता था। गुजर पतिहारस, कन्नौज है, चंदेलस का है ना। और यहाँ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में बता रहा है, यहाँ पालस है। तो ये सब है डायनेस्टीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये हमारे बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में ये हमारे डायनेस्टीज़ है। बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरीज के बीच की डायनेस्टीज़ हैं ये, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से आपको मैप पॉइंटिंग में ये सारी चीज़ें, जैसे चोला डायनेस्टी देखिए आपका यहाँ पर है ना। यहाँ पर है आपका, जहाँ पे साउथ पार्ट सदर्न पार्ट में है, तमिलनाडु के एरिया में दिख रहा है आपको ये। तो ये कलिंगा कहाँ है देखिए, है ना, गंगाज, उत्कला, है ना। ये सारी चीज़ें आपको मार्क करने के लिए आ सकती हैं। तो आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है मैप पॉइंट को, ठीक है। देखिए द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, किस तरीके से न्यू डायनेस्टीज़ आई ये हम देखते हैं। पहले क्या हुआ करते थे, छोटे छोटे रीजनल हुआ करते, जैसे हम हर्षवर्धन वगैरह का देखें, एमर्ज हो रहे थे छोटे छोटे, है ना। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या होता था, चलिए पहले पैराग्राफ रीड आउट कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बाय द 7th century there were the big landlords or the warrior chief in the different region of the subcontinent. Existing kings were often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were accepted to bring the gifts for their kings and overlords, be present at their court and provide them with military support. As samantas gained power and wealth, they were declared themselves to be the Mahasamanta or Mahamandeleshwara, the great lord of a circular region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. अब क्या होता था, देखिए मान लीजिए ये छोटा सा एक रीजन है, राज्य है, ठीक है। यहाँ का जो यहाँ एक राजा राज्य करता है, वो यहाँ पर एक छोटी सी ज़मीन देखिए, यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड बैठा दिया, यहाँ पर एक वॉरियर बैठा दिया, ठीक है। मतलब इस एरिया पे ये राज करेंगे ऐसा करके। और इनको ये क्या जाता था, इनको बोला जाता था सामंतास। क्या बोलते थे इनको, सामंतास। जो राजा था वो इनको बोलता था सबॉर्डिनेट्स या सामंतास बोला करता था इनको, ठीक है। जो ये लैंडलॉर्ड होते थे और ये जो वॉरियर्स रहते थे, चीफ वॉरियर्स, इनको क्या बोला जाता था, सामंतास बोलते थे या लैंड सबॉर्डिनेट्स बोलते थे। अब इनको ये क्या करते थे, यहाँ से अपने राज्य में से ये इनके पे छोटे छोटे राज थे, तो ये यहाँ से क्या करते थे, गिफ्ट देते थे, किसको, राजा को ले जाकर गिफ्ट देते थे। दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स, ये अपने राजा को, महाराजा को जो है वो गिफ्ट दिया करते थे। और ये भी कहा जाता था कि वो उनको, जब इस राजा को कभी युद्ध में मिलिट्री सैनिकों की ज़रूरत है, मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये इनको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया करते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता था, जैसे जैसे ये जो सामंताज हैं, है ना, ये सामंताज हैं, ये खुद पावरफुल हो जाते थे। इनके पास, इनको लगता था कि हम अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत पावरफुल हो गए हैं हम। तो ये लोग क्या करते थे, जब इनको पावर मिल जाती थी, वेल्थ, इनके पास बहुत पैसे आ जाते थे, तो ये अपने आप को, अभी तो ये इस राजा के अंडर में है, ये जो राजा है इसके अंडर में ये सब है, लेकिन फिर ये क्या करते थे, अपने लिए
ये राजा था, ये राजा के अंडर में लैंडलॉर्ड थे और ये वॉरियर्स थे जो इनको गिफ्ट दिया करते थे और मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे। लेकिन जब ये वॉरियर्स और इनके पास क्या होता है, खुद पावर और पैसे आ जाते हैं, तो ये अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, महासामंता। अपने आप को क्या बोलते हैं, महासामंता या महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल। इस जो ये जो रीजन है, ये जो सर्कल है, इसके हम महासामंत हैं, ऐसा करके वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं। एंड सो ऑन, समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरहेड्स। अब वो ये भी कह देते हैं कि बाद में कि हाँ, असर्टेड, यहाँ पर पॉइंट लिख रहा है यहाँ पे, asserted their independence from their overheads, overlords। वो कहते हैं कि अब हमें इस राजा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कह देते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, मतलब हमको इस राजा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये अपने आप को, जब इनके पास पैसा और पावर आ जाता है, तो ये अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, महासामंता या महामंडलेश्वरा डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन प्लेट। इसी के किस तरीके से सामंताज लोग ने अपने आप को राजा के उसमें से हटा लिया, अपने आप को अपने इंडिपेंडेंस बना लिया। तो उसमें से एक कहानी है, किसकी कहानी है, एक राष्ट्रकूटाज की है, डायनेस्टी की, वेयर अंडर चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ये डायनेस्टी जो थी वो चालुक्यास की थी, कहाँ की, कर्नाटका की। ठीक है, चालुक्यास की राष्ट्रकूटा डायनेस्टी अभी हमने देखा था। ये देखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है, ऑफ कर्नाटका। ठीक है, बैक पॉइंटिंग में याद रखना है कहाँ पे है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनिशियली राष्ट्रकूटास वेयर अंडर द चालुक्यास ऑफ, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको, है ना, कि अभी हमने बताया आपको कि किस तरीके से एक जो लैंडलॉर्ड और वॉरियर्स होते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को क्या कर देते हैं, महासामंतास डिक्लेयर कर लेते हैं। उनको वो कहते हैं कि हमें राजा नहीं चाहिए। तो इसी का एग्जाम्पल एक है राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज़ का, हमको जो देखने को मिलता है वो है, देखिए, राष्ट्रकूटास वेयर अंडर द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका इन द मिड 8th century. Dantidurg overthrew his Chalukyan overlord and performed a ritual called the हिरण्यगर्भा। देखो अब क्या किया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी जिसको कौन देखता था पहले, चालुक्यास देखते थे। ठीक है, लेकिन मिड 8th century आते आते क्या हुआ, 8th century आते आते क्या हुआ कि जो राजा था, कौन, दंती दुर्गा। कौन था, दंती दुर्गा था। इसने क्या किया, दंती दुर्गा, इसने क्या किया, मिड 8th century में इसने क्या किया, जो राष्ट्रकूटा जो था इसको ओवर लॉर्ड कर लिया। किसको, चालुक्यास को। राष्ट्रकूटा में पहले किसका राज चलता था, चालुक्यास का चलता था। तो जब ये दंती दुर्गा आया, इसने क्या किया उसको, अब उसने कहा कि ये हमारे राजा नहीं है, और इसने उनको ओवरलॉर्ड को क्या किया, ओवरथ्रू कर दिया, है ना, उनके शासन को नहीं माना उसने, अब अपना शासन ले आया। किसने, दंती दुर्गा इज चालुक्यन ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड। एक उसने क्या किया, एक रिचुअल्स किया, एक रिचुअल्स मीन्स पूजा पाठ करवाई, जैसे कि इसका नाम था हिरण्यगर्भ, ऐसी पूजा उसने कराई। लिटरली हिरण्यगर्भ, लिटरली द वो गोल्डन वॉर्म, मतलब गर्भ जिसको बोला जाता है ना, द गोल्डन वॉर्म बोला गया उसको। व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ, और इस जो इन्होंने किसकी मदद से, ये किसने कराई है पूजा, दंती दुर्गा ने कराया, है ना। तो जब इसने ये पूजा कराई तो किसकी मदद से कराई, वहाँ के जो ब्राह्मण से, प्रीस्ट थे, उनकी मदद से उन्होंने इसको पूजा कराया। ये रिचुअल जो हिरण्यगर्भ, ये जो रिचुअल था क्यों कराया गया था, बाय इट वाज एन रिचुअल परफॉर्म बाय द नॉन क्षत्रियस टू बिकम द क्षत्रियस और रूलर। पहले ये माना जाता था जो क्षत्रिय लोग हैं वही राजा बन सकते हैं या राजा। तो ये रिचुअल जो था, कौन सा, हिरण्यगर्भ जो रिचुअल था, ये इसलिए परफॉर्म किया जाता था ताकि जो नॉन क्षत्रिय लोग हैं वो भी क्या बन सके, वो भी वो क्षत्रिय बन जाए और राज्य कर सके, इस तरीके से।
रिचुअल्स किया जाता था इस चीज़ को. इट वॉज द रिचुअल परफॉर्म बाय द नॉन क्षत्रियस टू बिकम द क्षत्रिय और रूलर्स. ठीक है, इसलिए इसको कराया जाता था. लेकिन वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू बी द क्षत्रियस इन ऑर्डर टू बिकम ए रूलर? क्या ये ज़रूरी है क्या कि क्षत्रिय ही होना चाहिए राजा बनने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये साबित होता है कि केवल क्षत्रिय लोग ही राजा नहीं बन सकते हैं और दूसरे लोग भी राजा बनते हैं. ठीक है, ये पैराग्राफ आपका हो गया, इसको पढ़ दूँ एक बार आपके लिए. चलिए, तो वही दिखाइए. वन सच इंस्टेंस was that of the Rashtrakutas in Deccan. Initially, they were the subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his, मतलब वो राष्ट्रकूटा का चीफ था कौन? इसको दंती दुर्ग ने क्या किया? जो राष्ट्रकूटा का जो चीफ था चालुक्य, उसको ओवरथ्रू कर दिया, ओवरलॉर्ड, एंड परफॉर्म्ड रिचुअल, और उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया. कौन सा? हिरण गर्भ. व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ, और इस रिचुअल्स को ब्राह्मण की मदद से उसने पूरी की. इट वाज थॉट टू लीड टू बी द रीबर्थ ऑफ अ सैक्रिफाइसर एज अ, और इसको, इस पूजा को मैंने वही बताया क्यों किया जाता है. जो नॉन क्षत्रियज हैं वो इस पूजा के बाद क्षत्रिय और रूलर बन सकते हैं, इसलिए उनको ये मान्यता था, इसलिए उन्होंने ये पूजा कराई. ठीक है, लेकिन ऐसा है ये इन अदर केसेस. लेकिन अभी मैंने बोला इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना. क्या आप ऐसा नहीं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नॉन क्षत्रियज भी थे वो भी रूलर बने. तो जैसे कौन थे वो, इसका एक देखते हैं हम. इन अदर केसेस, देखिए, इन अदर केसेस men from the enterprising families, means जो वैश्य फैमिलीज के लोग थे, use their military skill to carve out kingdoms. वो उन्होंने भी किया. कौन थे वो देखते हैं. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, कदम्बा, मयूर शरण एंड द गुजरपति हारास हरिश्चंद्र. कौन कौन थे देखिए. इसमें से कौन कौन हुए? दो आपको एग्जाम्पल मिल रहा है. देखिए यहाँ पे एक कदम्बन था. कदम्बन डायनेस्टी के कौन थे? मयूर श्रमण थे ये, और एक गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी के थे हरिचंद्र. ठीक है, इन्होंने, हरिचंद्र क्या थे? ब्राह्मण थे. हरिचंद्र क्या थे? ब्राह्मण थे. वेयर ब्राह्मण हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशनल, और इन्होंने राज किया. सोचो, मैं अभी बोला ना कि ये रिचुअल परफॉर्म किया ताकि वो क्षत्रिय बन जाए और फिर वो राजा बन सके. लेकिन ये एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं कि ये कादम्बन के जो मयूर शरण थे और गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी के जो हरिचंद्र थे, ये भी क्या थे? ये जो थे नॉन क्षत्रिय थे, और ये इवन ये ब्राह्मण थे, और इन्होंने राज्य किया. लेकिन इनको क्या करना पड़ा इसके लिए कि इनको जो अपने ब्राह्मण का जो प्रोफेशनल था, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस जो थे, इनको छोड़ना पड़ा, और इसके लिए उनको अपने हाथों में उन्हें शस्त्र लेने पड़े. सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड किंगडम इन कर्नाटका में, देखिए, जो मयूर शरण था उसने क्या किया? कर्नाटका में बहुत अच्छा किंगडम स्थापित किया, और राजस्थान में हरिचंद्र ने अपना किंगडम बनाया. तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्षत्रिय ही होना चाहिए. ठीक है, इससे ये पता चला. तो ये कहानी समझ में आई आपको. अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंग. अब देखिए, आपने आप क्या हुआ? आप अलग तो हो गए अपने किंगडम से. अब यहाँ पर जो राजा था, ये अलग अलग, इन्होंने अपना अपना किंगडम बना लिया अलग अलग. बोले अब तो हम अपना अपना अलग बनाएंगे, हमारे पास बहुत पावर आएगी. लेकिन उसको चलाएंगे कैसे? उसको इफ़ेक्टिवली कैसे चलाएंगे? हम बना तो लेंगे, लेकिन उसको इफ़ेक्टिवली चलाना कैसे है? तो वही देखते हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, है ना. वहाँ पे शासन कैसे होगा, किस तरीके से वो करेंगे. इसके लिए देखिए, मैनी ऑफ दिस न्यू किंगडम्स अडॉप्ट हाई साउंडिंग. अब ये जब ये इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने अपने आप को, जो लैंडलॉर्ड थे, जो वॉरियर्स थे, इन्होंने अपने आप को अलग किया, है ना. अपने जो ओवरलॉर्ड थे उनसे अलग हो गए, अपने आप को इन्होंने राजा बनाना शुरू कर दिया. तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को एक बहुत अच्छा टाइटल देना शुरू कर दिया. जैसे महाराजा आदिराज,
ठीक है। अपने आप को क्या बुलवाते थे? महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवर लॉर्ड ऑफ किंग। इसका मतलब महाराजा अधिराज मतलब महान राजा, ग्रेट किंग, ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा। इस तरीके से वो अपने आप को बुलवाते थे, महाराजा अधिराज। और एक नाम और वो अपने टाइटल बुलवाते थे, क्या था? त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन मतलब तीनों लोगों का स्वामी। जैसे पृथ्वी, पाताल, आकाश बोलते हैं ना, स्वर्ग, जो ये हमारे तीन है लोकों में, तो उसको क्या बोलते थे? तीनों लोकों का स्वामी। तो अपने आप को इस तरीके से वो अपने आप को बड़ी बड़ी टाइटल्स देने लग गए, अब ये जब इन्होंने वो किया था, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर द पावर। लेकिन उन्होंने इस तरीके से तो किया, अपने आप को क्या बुलवाया उन्होंने कि हम महाराजा धीराज हैं, महाराज। लेकिन इसके बावजूद भी उनको क्या करना पड़ता था? दे शेयर्ड पावर, अपनी पावर को उन्होंने शेयर किया विथ किसके साथ? जो उनके अंडर में जो सामंता थे, पीजेंट्स थे, और जो ट्रेडर थे, और जो ब्राह्मण थे उनके अंडर में, उनके साथ इन्होंने क्या किया? पावर को शेयर किया अपने। तो क्यों किया इन्होंने पावर को शेयर? क्यों किया? वाई? क्यों? ताकि जो भी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य है, बहुत इफ़ेक्टिव वे में चल सके, बहुत अच्छे से चल सके। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने जो पावर थे उसको किस में बांटा इन्होंने? सामंता के साथ, सामंत जो थे वहाँ के, पीजेंट्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे, ब्राह्मणस जो थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया? अपने अपने पावर को शेयर किया। ठीक है। अब क्या हुआ? जब कैसे, लेकिन हाउ दे विल शेयर देयर पावर, किस तरीके से शेयर किया? इन्होंने क्या किया उसके लिए? इन ईच ऑफ दिस स्टेज रिसोर्सेज वी आर ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब देखिए, अब हमने एक बना तो लिया अपना किंगडम, उसके लिए हमको क्या करना होगा? अब ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, अच्छे से चले, तो हमको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज रहेगा तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। मुझे घर बनाना है, तो मुझे घर बनाने के लिए सबसे पहले तो पैसे चाहिए, ताकि मैं उसके रॉ मटेरियल्स ला सकूं, तो है कि नहीं? तभी तो मैं घर बना पाऊंगी। तो अब इन्होंने तो राज्य बना लिया, इसके लिए इनको भी तो रिसोर्सेज चाहिए कि उसको बहुत इफ़ेक्टिवली और अच्छे तरीके से चलाए। तो रिसोर्सेज इनको कहाँ से मिलेगा? रिसोर्सेज वी आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। जो रिसोर्सेज है वो इनको प्रोड्यूसर्स से मिलेगा। कौन है वो प्रोड्यूसर्स? पीजेंट्स हैं जो खेती करते हैं, कैटल कीपर्स हैं, आर्टिशंस है क्या, जो मतलब पीजेंट्स में जो खेती करते हैं, है ना, उनसे मिलेगा। कैटल कीपिंग जो जानवर पशु पालने वाला, और आर्टिशंस जो आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, और जो दूसरे आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं आर्टिशियंस लोग। तो इनको कहाँ से मिलेगा रिसोर्सेस? राजा को कहाँ से मिलेगा? इनको ये इनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। मतलब खेती की है तो अनाज बेच के लाएगा तो कुछ टैक्स उसको मिलेगा, पशुपालन से उनको देगा। तो ये टैक्स कलेक्ट करने लगे। क्या करने लगे? ये टैक्स कलेक्ट करने लगे। They were compelled to surrender a part of what they produce as a tax, sometimes claimed as a rent also. अब ये इन्होंने क्या उसको क्या बोला गया कि आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी आपके पास रहता है, उसका कुछ भाग आप किसको देंगे? इनको सरेंडर कर, इनको देंगे राजस्व को, और क्या करेंगे? एज अ रेंट के रूप में देंगे। इसको रेंट भी बोला जा रहा है, टैक्स को एज अ रेंट भी बोला जा रहा है। ठीक है। इस जो आप भी प्रोड्यूस करोगे वो हमको आप टैक्स के रूप में उसको हमको दोगे। ठीक है, कुछ पार्ट, है ना। तो ये उनको बोला गया। अब दिस रिसोर्सेज वी आर यूज्ड। अब देखो, अब जैसे हम अभी के समय में देखते हैं हम लोग, हमारी जो सरकार है वो कहाँ से काम करती है? ये हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, रोड बन रही हैं, हाँ ना, सब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रोड बन रही इधर उधर। तो ये कहाँ से हो रहा है? सरकारी स्कूल्स चल रहे हैं, कैसे हो रहा है? तो सरकार हम ही से तो टैक्स लेती है और वो उसको इस तरीके के काम में यूज़ करती है जो पब्लिकली यूज़ होते हैं। हमसे टैक्स कलेक्ट करके वो काम करती है। तो वो वहाँ पर भी वही होता था। द रिसोर्सेज वी आर फाइनेंस द किंग्स टू इस्टेब्लिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स एंड द फोर्ट। तो राजा जो था वो जो उनसे टैक्स लेता था, जो फाइनेंस पैसे लेता था, वो क्या करता था? फाइनेंस कर पैसे देता था किस चीज़ के लिए? जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, किला बनाना, ये सब के लिए उनको पैसे दिया करता था। दे वेर ऑल्सो यूज फॉर
फाइट वार्स। अब मान लो कि ये एक राज्य हो गया और एक राज्य, ये दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, तो जो राजा है वो इनको सपोर्ट करेगा, है ना, फाइनेंशियली बोलो या किसी तरीके से, तो इनको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके का काम भी वो करते थे, ठीक है। ये देखिए एज अ रेंट, यही वाला लाइन मैं बता रही हूँ आपको, दैट ही ओन द लैंड, रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स। अब क्या बताया मैंने कि ये जो हेल्प है वो एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बोलिए, फोर्ट बोलिए, किला बनाने में मदद करते थे, और उनका मदद करते थे फाइट वार्स, यदि कुछ युद्ध के समय में भी मदद करते थे, ठीक है। अब function of the revenue collection was generally done by the functionaries from the influential families, position were often hereditary। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, अब ये वाले पैराग्राफ में हो द फंक्शंस। अब जो ये टैक्स कलेक्ट करने वाला काम है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, ये कौन करता था? ये काम कौन कर रहा था वहाँ पे? राजा तो नहीं जाता था, लेकिन राजा ऐसे लोगों को बोलता था टैक्स करने के लिए जो कि बहुत उनके ही राजा के परिवार के ही हों लोग, है ना, खास लोगों को ही बोला जाता था टैक्स करने के लिए। और ये हेरिडेटरी भी होता था। हेरिडेटरी मतलब मान लो कि एक ये राज्य है और यहाँ पे एक राजा बैठा हुआ है और ये लोग हैं कुछ, ठीक है, ये लोग हैं, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये दो बहुत से पब्लिक्स है समझ लीजिए, और यहाँ पर एक आदमी है, ये जो आदमी है राजा इससे कहता है कि तुम टैक्स कलेक्ट करो। अब इसको टैक्स कलेक्ट करते करते भाई 50 साल पूरे हो गए। अब ये 50 साल के बाद भी ज़िंदा होगा, नहीं होगा, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। मान लो उसकी डेथ हो गई, 50 साल तक टैक्स कलेक्ट किया। अब मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब अब कौन टैक्स कलेक्ट करेगा इस एरिया में? तो जो इसका बेटा होगा या जो इसका भाई होगा, है ना, उन लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हेरिडेटरी भी हुआ करता था, ठीक है। मतलब पुश्तैनी बोला जा सकता है ना, कि वो एक उसके फोर फादर्स करते थे तो वो स्टेप स्टेप काम चलता था, वही काम करना। लेकिन आज के ज़माने में तो ज़रूरी नहीं है कि आप यदि आपके पापा डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बने, ऐसा नहीं है। आप यदि मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, है ना। तो इस तरीके ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम था वो हेरिडेटरी भी हुआ करता था, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक देखिएगा, ये 400 टैक्सेस। अब यहाँ पे बता रहा है कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर 400 प्रकार से टैक्स लिया जाता था। कहाँ पे हम देखते हैं, देखिएगा, देखिए, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाज वेरी अब जो ये टैक्स कलेक्शन वाले की बात हो रही, देखिए, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु, चोलास डायनेस्टी जो था, उन्होंने कहाँ रूल किया? मैंने अभी दिखाया था, तमिलनाडु सदर्न पार्ट में। रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। इन्होंने करीब करीब, ये कहाँ से पता चला हमको? इंस्क्रिप्शन से। तो वो इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? आपको पता है इंस्क्रिप्शन, आपने क्लास 6 में भी पढ़े हैं आपने, कि यदि ये पत्थर है तो पत्थर के ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, खुदाई है ना पत्थर के ऊपर, तो इसे इंस्क्रिप्शन कहा लिखा जाता है। पिलर्स पे, पत्थरों पे लिखा हुआ चीज़ को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो थे, हम कुछ वहाँ से इंस्क्रिप्शन से पता का ऑफ द चोलास, कहाँ से? चोलास का हु रूल तमिलनाडु में उन्होंने रूल किया था। उससे हमको ये पता चला कि करीब करीब 400 टर्म्स ऑफ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, 400 प्रकार के अलग अलग क्या करते थे? वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के 400 टैक्स कलेक्ट किया करते थे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन टैक्स, और 400 टैक्सेस में कुछ मेन टैक्सेस है, जैसे वेट्टी, ये देखिए, जैसे ये है वर्ड वेट्टी, वेट्टी बोला जाता था। एक इसका मतलब था, वेट्टी मतलब यहाँ पर क्या करते थे? टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। इसमें मतलब आपसे पैसा नहीं मांगा जाता था, वेट्टी में पैसा नहीं, आपको श्रमदान करना होता था। मीन्स आपको पैसा नहीं देना है, जाके आपको काम करना होगा। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ बन रहा है, तो आपको वहाँ जाके काम करना होगा, तो इसे वेट्टी कहा जाता था। वेट्टी क्या कहा जाता था? टैक्स इन द फॉर्म ऑफ
फोर्स लेबर, मतलब आपको फोर्सफुली वहाँ काम कराया जाता था, फोर्स लेबर, ठीक है। टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, याद रखिएगा बेटी, मीन्स टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। और उसके बाद था कदम्बनी, ये देखिए ये है कदम्बाई, ये देखिए है ना कदम्बाई, इसका मतलब क्या होता था, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मीन्स जो आपके पास ज़मीन है उस पर आपको टैक्स देना होता था। यदि आपके पास कोई ज़मीन का है, टुकड़ा है, ज़मीन है, तो उस पर आपको टैक्स देना होता था, ठीक है, ये हो गया। और कुछ टैक्सेस ऐसे होते थे जैसे थैचिंग द हाउस, यदि आप घर पे छत बना रहे हैं, घर की छत बन रही है आपकी, तो उस पर टैक्स। आप यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, यदि पेड़ पर चढ़ रहे हैं पाम ट्री पर, तो और उसके लिए आप सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं, लैडर यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये लैडर है, लैडर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा। और असेसेस ऑन सक्सेशन ऑफ टू फैमिली प्रॉपर्टी, यदि मान लीजिए कि एक पिता का डेथ हो जाता है, उसके फादर, किसी के फादर का डेथ हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, उसके बच्चों को मिलेगी, उसका बेटा होगा, बेटी होगी, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अब यहाँ क्या करना होता था, एसेस मतलब भी टैक्स ही है ना, टैक्स मतलब हुआ उसका कि इन लोग को क्या करना पड़ता था कि यदि जब उनके मान लीजिए पापा का डेथ हुआ और प्रॉपर्टी दूसरों को मिल रही है, उनके बच्चों को, तो जो प्रॉपर्टी मिल रही है, तब उनको जब प्रॉपर्टी मिलती है तो उस प्रॉपर्टी पे भी उनको क्या करना पड़ता था, फैमिली प्रॉपर्टी पे भी उनको टैक्स देना होता था। तो ये टैक्स भी वहाँ लगाए थे। तो इस प्रकार से अलग अलग 400 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे उस समय, ठीक है। तो हमको यहाँ कुछ ही बताया गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब प्रशस्तीज क्या होता है, प्रशस्तीज क्या होती हैं, प्रशस्तीज आर द metal plate which contain details about the ruler. These प्रशस्तीज were written by the Brahmins in Sanskrit and regional language. प्रशस्तीज वो है एक मेटल प्लेट होती है, एक मेटल की प्लेट होती है जिसमें कि राजा, उसमें क्या होता है, डिटेल्स कंटेंट्स अबाउट, राजा के बारे में डिटेल्स लिखा जाता है कि राजा कैसा है, और इसको लिखने वाला कौन होता है, अधिकतर ये कॉपर प्लेट में लिखी जाती थी, कॉपर से बनी होती थी, ठीक है। तो प्रशस्तीज, फिर से सुनिएगा एक बार, प्रशस्तीज आर द मेटल plate which contain detail about the ruler. These प्रशस्तीज were written by the Brahmins in Sanskrit and regional languages. ये जो प्रशस्ति होती थी, एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर राजा जो उस समय राज करता था, तो उस समय उनकी डिटेल्स लिखा रहता था कि वो राजा कैसा है, उसने कहाँ कहाँ युद्ध जीते, क्या किया, ये सारी। और कौन लिखता था इसको, ब्राह्मण्स लिखा करते थे। ये संस्कृत लैंग्वेज या वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होती थी, उसमें लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन द डिटेल गिवन इन द प्रशस्तीज मे नॉट बी लिटरली ट्रू, हो सकता है कि जो प्रशस्तीज में लिखा है वो हो सकता है कि सच ना हो, ठीक है। बट दे टेल्स अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ, क्योंकि प्रशस्तीज में हमको क्या मिलता है देखने को, क्या चीज़ें हमको मिलती है, वही जो राजा हमको दिखाना चाहता है। यदि मुझे मेरे बारे में कुछ लिखना है तो मैं अपने जो मेरे में अच्छाइयाँ हैं, जो मेरे में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं वही लिखूँगी, ताकि जो कमिंग जनरेशन है उसको मेरे बारे में कुछ अच्छा पता चले, है ना। तो राजा लोग भी उसी मकसद से लिखवाते थे कि आने वाली प्रशस्तीज क्यों लिखा जाती थी, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को उन राजा के बारे में पता चले, लोग पढ़ सके उनके कमिंग जनरेशन्स को उनके बारे में। तो जब ये तो हो सकता है कि जो प्रशस्तीज है उसमें जो सही सही ना लिखा हो, क्यों, क्योंकि राजा क्या करते थे, बट दे टेल्स अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ, राजा क्या अपने आप को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो उसमें लिखावाते थे, ठीक है। जैसे वो अपने आप को एक बहुत बड़ा राजा बताना चाहते हैं, बहुत वॉरियर बताता है, विक्टोरियस, कि मैंने इतने राज जीते, मेरे पास इंडिया में इतने राज थे, इस तरीके से वो अपने आप को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो हुज ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए ये वाले पैराग्राफ में यही लिखा था, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जो पढ़ा मैंने। प्रशस्तीज contain detail that may be not be literally true, but they also tells us how the rulers wanted to depict themselves as a valiant, victorious warrior. For example, these were composed by the learned Brahmins who occasionally helped in the administration.
और देखो ये जो ब्राह्मण थे ये उन्हीं लोग के द्वारा लिखा गया था जो उनके अंडर में काम करते थे, किसके, राजा के अंडर में, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति जो थी वो लिटरली कभी पूरी ट्रू नहीं हो सकता, ट्रू ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक दिया हुआ है, ओके वेट 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 वेट, इट्स गोइंग अवे, ओके वी आर हियर ओनली जस्ट, ओके यहाँ पे देखिए, ये आपको बाद में बताती हूँ मैं, अभी नागभट्टा के बारे में बताती हूँ मैं आपको। किंग्स ऑफन रिवार्डेड, अब जो ये प्रस्तुतिज लिखते थे कौन, अभी मैंने बताया प्रस्तुतिज लिखने वाले ब्राह्मण रहते थे, वो लिखते थे। क्यों क्यों ब्राह्मण लिखते थे, उनको संस्कृत का नॉलेज होता था, है ना, संस्कृत उस समय संस्कृत का नॉलेज उन्हीं को हुआ करता था, तो वो लिखा करते थे। अब राजा क्या करते थे, इन लोगों को जब ये लिखते थे, ब्राह्मण जो लिखते थे प्रशस्तिस, उन ब्राह्मणों को क्या करते थे, लैंड ग्रांट पे देते थे, रिवार्डेड, उनको प्राइज़ मिलता था, रिवार्ड मिलता था ब्राह्मण्स बाय द ग्रांट ऑफ लैंड, किस फॉर्म में, उनको ज़मीन वगैरह दी जाती थी। अब ये जो ज़मीन उनको मिलती थी, दे वर रिकॉर्डेड ऑन द, अब इस ज़मीन का भी ये जो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ज़मीन उनको ग्रांट हो गई, तो उसको भी ये भी एक तरह का कि प्लेट में लिखा जा रहा है, देखिए मेटल प्लेट के ऊपर, तो इसमें भी लिखा जाता था, रिकॉर्ड ऑन द कॉपर प्लेट्स विच वी आर गिवन टू दोज रिसीव्ड बाय द लैंड, और जिसको लैंड ग्रांट में मिला उसके बारे में भी इसको लिखा जाता था इस कॉपर प्लेट में। ठीक है, उनकी उसकी जानकारी भी इसमें रहती थी। अब इसमें क्या होता था, अब ये जो ब्राह्मण लोगों को मिला, है ना, इनको क्या मिला, इनको जो लैंड मिले, तो इन लोगों को क्या मिलता था कि रिसोर्सेज ऑफ दैट लैंड। अब ये क्या कर सकते थे, अब ये एरिया मान लीजिए, ये ज़मीन का टुकड़ा इस ब्राह्मण को दे दिया गया, है ना। अब जब इनको ये पूरा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया, तो अब ये क्या करेंगे, जो अभी इसके मालिक तो यही हो गए ना इस टुकड़े के, तो रिसोर्सेज ऑफ दैट लैंड, इस लैंड से जो भी रिसोर्स मिलेगा, ठीक है, उसका अधिकार उसी के ब्राह्मण के पास रहेगा। यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होगा, है ना, वो भी उस ब्राह्मण के हाथ में होगा। और परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, कैनाल एंड हाउसेस, और जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि वेल बनाना है, कैनाल बनाना है, हाउस बनाना है, तो भी हमको इनसे ही पूछना होगा, यही उसके मालिक होते हैं, यही उनको लैंड जिनको मिल जाता है ब्राह्मण को। ठीक है, अब प्रशस्तिज में इन्होंने अपने बारे में तो बहुत लिखा, द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, इससे हमको यहाँ से एक पता चलता है कि जो अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा जो ये है, ये एक राजा था, ये आपको इसका मैनी रूलर्स डिस्क्राइब्स देयर अचीवमेंट्स इन द प्रशस्तिज, बहुत से राजाओं ने अपने बारे में लिखवाया है। तो हम एक यू रीड अबाउट द प्रशस्तिज ऑफ गुप्ता रूलर ऑफ समुद्रगुप्ता, लास्ट हमने गुप्ता और समुद्रगुप्ता के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था। वन प्रशस्तिज रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर, कहाँ पे मिलता है ये प्रशस्तिज हमको, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसमें नागभट्टा के बारे में बताया गया। नागभट्टा कौन थे, आपने गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी भी बताई थी मैंने, तो उसको इस्टेब्लिश किया था, किसने इस्टेब्लिश किया था, गुजर प्रतिहारा डायनेस्टीज को नागभट्टा ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। प्रतिहारा किंग एज फॉलो, तो अब इसके बारे में देखिए कितनी तारीफ लिखी हुई है। द किंग्स ऑफ आंध्रा, सेंधवाहा, सिंध के राजा थे वो, विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, ओडिशा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज प्रिंस, ये जो राज्य थे, ये जब ये प्रिंस थे, राजकुमार ही थे, तभी इनके आगे झुकता था, ये सब राज्य बता रहे हैं ये। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर द चक्र युद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज, he defeated the king of Vanga, part of Bengal, Anarta, part of Gujarat, Malwa, part of Madhya Pradesh, Kirta, forest peoples, Tuksha, Turks, Vasta, Matsya, both kingdoms in North India। आप देखिए इसमें इतनी तारीफ बताई है कि इन्होंने कितना कुछ जीता, कितने लोगों को हराया, ये सारी चीज़ें इनकी सिर्फ तारीफ़ें लिखी हुई है इसमें। तो ये प्रस्तुतिज वही होता है जिसमें क्या है, इज़ अ मेटल प्लेट विच कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द रूलर्स,
दिस प्रोसेसेस वेर रिटन बाय द ब्राह्मण इन संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज। तो राजा लोग इसको अपने तरीके से लिखवाते थे और उसमें वो अपनी तारीफ ही लिखवाया करते थे। ठीक है, तो एक परिस्थिति के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये देखिए, अनयूजुअल unusual for the 12th century was the long Sanskrit poem containing the history of a king who ruled over the Kashmir। ये जो एक राजा के बारे में एक प्रशस्ति लिखी हुई है संस्कृत में, जो कश्मीर में राज्य करते थे और जो थे और कश्मीर के राजा के बारे में। तो इसको लिखा था कल्हाना ने। किसने लिखा था? कंपोज बाय कल्हाना। और इसने जो कल्हाना ने लिखा, इसको आपको याद रखना है ना। हु रोट अबाउट द किंग्स ऑफ कश्मीर, है ना। तो किसने लिखा था? कल्हाना ने लिखा था। ही used a variety of sources including the inscription, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write the account। इसने सिर्फ आँख मूंद के जो राजा ने बोला वो नहीं लिखा, इसने बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए और इंस्क्रिप्शंस में देखा, डॉक्यूमेंट्स के, आई विटनेस से, और इसने जो अर्लियर हिस्ट्रीज थी उसके थ्रू इसने अपनी जो पोएम्स है वो लिखी है। और इसमें कश्मीर के जो राजा है उनके बारे में लिखा हुआ है ना। और अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रोसेसिस ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। और ऐसा नहीं, जो प्रोसेसिस होती थी वो मैंने बताया कि राजा की तारीफ ही लिखा जाता था। इसने कुछ उनके ऑफन उनके क्रिटिकल अबाउट्स देयर रूलर्स, कुछ गलत भी लिख रहे थे या कुछ कर रहे थे तो उसको इसने उसमें मेंशन किया है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा इनके बारे में। देखिए, प्रोसेसिस क्या होती है हमने जान लिया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स कैसे हुए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और इनके बारे में हमने पढ़ा किस तरीके से ओवरथ्रो किया गया उनको ना, चालुक्यास को, ये देखा हमने। और कौन से राष्ट्रकूट मतलब आप जो क्षत्रिय नहीं है वो भी कौन कौन से राजा बन सके वो भी हमने देखा। जैसे कदम्बा में मयूर सरम और गुजर प्रतिहार डायनेस्टी के कौन थे? हरिचंद्र जो थे, है ना, ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने भी राज किया। कर्नाटका में मयूर सरम ने और राजस्थान में हरिचंद्र ने। तो ये था ये वीडियो में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक आप बुक से बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिए।